Namaste and welcome to all at Ansarkari. This is a series in world history which is objective in nature, going to help you to understand the concepts और साथ में motivation but in the right direction. So much has been discussed in the previous series with respect to American Revolution कि हम उसके लास्ट वीडियो तक पहुंच गए हैं. But job is not completed. ये सिर्फ एक एस्पेक्ट है. इसको कैसे कंटिन्यूसली और कंसिस्टेंट तरीके से आप कर सकते हैं, कैसे मोटिवेटेड और आप अपने माइंडसेट को और ज्यादा पॉजिटिविटी के साथ काम कर सकते हैं, हाउ यू कैन बिकम सेल्फ डिपेंडेंट. फॉर दैट यू कैन ज्वाइन आवर कोर्सेस. सो आज हम डिस्कस करेंगे द अमेरिकन एम्पायर का जो एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, दैट इज यूएस फॉरेन पॉलिसी. जैसे मैंने कहा, इफ यू गो टू द प्रीवियस वीडियोस यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द पार्ट वन, फाउंडेशन ऑफ अमेरिकन कॉलोनीज, हाउ कॉलोनाइजेशन टुक प्लेस, अर्ली सेल्फ गवर्नमेंट कैसे आई, इंडिपेंडेंस कैसे मिलती है, अमेरिकन रिवोल्यूशन क्या एक इकोनॉमिक रिवोल्यूशन था या फिर वो अपने आप में एक वर्ल्ड का चेंज मेकर ही था. डिड अमेरिकन रिवोल्यूशन influenced the French Revolution? If yes, then how much? What had been the contours of American Civil War? What had been the impact of American Civil War not only on the US but also on the rest of the world? We have discussed in a brief manner. Global impact of the war also we had seen, including some aspects with respect to India. And finally, now we are talking about American imperialism. So the question arises, क्या अमेरिका को आप एक इंपीरिकल पावर मानते भी हैं? अनलाइक द यूरोपियन पावर्स, क्या यूएस की भी कॉलोनीज थी? और अगर यूएस की कॉलोनीज वैसे नहीं है तो व्हाई सच इज द शेप, आइडिया एंड द माइंडसेट कि हम अमेरिका को डिफरेंट देखते हैं. इसीलिए अमेरिकन इंपीरियलिज्म इज डीपली लिंक्ड विद द आइडिया ऑफ अमेरिकन इकोनॉमिक पावर, इकोनॉमिक स्ट्रॉन्ग होल्ड, इंडस्ट्रियलाइजेशन, साथ साथ में पूरे वर्ल्ड के ऊपर एक इन्फ्लुएंस. मिलिट्री is a very important component of American imperialism. It is a it is the world's greatest military power in so many ways. And कल्चरल इन्फ्लुएंस की अगर हम बात करें, इन सभी चीजों को, तीनों को अगर मैं जोड़ना चाहूं तो एक ही वर्ड हमारे माइंड में आता है, दैट इज अमेरिकन हेजीमोनी. सो ये हेजीमोनी यूनिलेटरल सुपर पावर के तौर पर आता है. व्हेन यू बिलीव दैट आई वुड बी एबल टू रीच न्यू हाइट्स एज अ कंट्री, नो वन विल बी एबल टू स्टॉप मी. और ऐसा आप कंटेम्प्रेरी प्रिपरेशन जब आप कर रहे हैं तो आप तब भी देख सकते हैं हाउ अमेरिका इज बिहेविंग. सो क्या ये बिहेवियर इनग्रेन्ड है? क्या ये बिहेवियर लॉन्ग लास्टिंग रहेगा? और कैसे इस बिहेवियर की शुरुआत हुई? सो अमेरिकन इंपीरियलिज्म इन द लेट 19th एंड 20th सेंचुरीज, फॉर द फर्स्ट टाइम जेम्स के पॉक इन 1840s उन्होंने इस बात को यूज किया. यानी कि 1900 तक यूएस ने अपने आप को एक अलग ही तरह का ब्रैट, एक अलग ही तरह का एक, जिसे कहते हैं पावरफुल एंटिटी बना दिया था. टेरिटरीज एक्वायर की जाती थी, नेबरिंग कंट्रीज के डोमेस्टिक इश्यूज में इंटरवेंशन किया जाता था और उनको प्रोटेक्शन दी जाती थी ये बोलकर कि आपके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाएगा, पर एक्चुअली वो अमेरिकन इंटरेस्ट ही प्रोटेक्ट हो रहा है. सो एक और वर्ड जो बहुत इंपॉर्टेंट आता है, आज भी यूएस के लिए यूज होगा, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस. जब आप नोट्स बनाते हैं आप कीवर्ड्स नोट कर सकते हैं. तो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, सो रीजन्स अराउंड द वर्ल्ड आप गूगल करके देखिए, दे विल बी इंपैक्टेड डायरेक्टली बाय द अमेरिकन पॉलिटिक्स. सो अ लार्ज स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस. इसीलिए कोल्ड वॉर में यूएसएसआर वाज डायरेक्ट एनिमी ऑफ द यूएस कोल्ड वॉर के समय में. सो यूएस हैड influence in both the Atlantic and Pacific oceans. मिलिट्री इंटरवेंशन, लेकिन जैसा कि हमने अभी देखा, यूएस की कभी भी बाकी अमेरिकन बाकी यूरोपियन कंट्रीज की तरह कभी भी कॉलोनीज नहीं थी, बट स्टिल इट इज एन इंपीरियल पावर. यानी कि यूएस ना एम्पायर होते हुए भी इंपीरियलिस्टिक टेंडेंसी शुरू से शो करता है. दैट इज व्हाट वी कैन कंक्लूड इन जनरल टर्म्स. इसी कॉन्टेक्स्ट में आपको मुनरो डॉक्ट्रिन पता होनी चाहिए. Monroe Doctrine was a US foreign policy regarding domination of Americas since 1820s. In simple words, यदि यूरोपियन नेशंस नॉर्थ और साउथ अमेरिका में लैंड को एक्वायर करेंगे, कंट्रीज को कॉलोनाइज करेंगे या फिर इंटरफेयर करेंगे,
तो वो यूएस उसको एग्रेशन के तौर पर देखेगा और उसमें यूएस इंटरवीन भी करेगा। यानी आप एक तरीके से लैंडलॉर्ड बन गए। लेकिन एट द सेम टाइम यूएस इज ऑल्सो प्लेजिंग that US is not going to interfere with the existing colonies or even in the internal concerns of the European countries। यानी ना यूएसएसआर का राइज होता, ना यूएसएसआर भी न्यूक्लियर पावर बनता, ना कोल्ड वॉर होता। अब कोई कोल्ड वॉर भी नहीं है, अब चाइना की बात हो रही है, इसीलिए स्ट्रेटेजिक शिफ्ट हो रहे हैं। इसीलिए यूएस अब यूरोपियन यूनियन और यूरोपियन कंट्रीज को कहता है कि अपना काम खुद संभालो। अंकल सैम कैनॉट बिकम Uncle Sucker. So the doctrine at that time will be good enough for it because it will be able to showcase its power, its strength. Maybe it is undemocratic, maybe it is uh, breaching all human rights, maybe it is not। जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है वो नहीं है। यानी कि लैटिन अमेरिकन कॉलोनीज जो स्पेन और पुर्तगाल की थी वो अब धीरे धीरे इंडिपेंडेंस पाने लगेंगी और दिखाया ऐसा जाएगा यूएस को उनसे कोई परेशानी नहीं है। व्हाट यू कैन से इज दैट अब पुर्तगाल और स्पेन की जगह प्रॉक्सी कॉलोनीज बन जाएंगी यूएस की। सो एक वेरी इंपॉर्टेंट थीम यहां पर जो है अमेरिकन एक्सेप्शनलिज्म। अमेरिकन एक्सेप्शनलिज्म, आपको ये कॉन्सेप्ट पता रहना चाहिए। यानी कि अमेरिका अपने आप को हमेशा एक्सेप्शनल तरीके से पुटअप करने की बात करता है। हमारी उसकी पोजीशन अपनी भी एक्सेप्शनली मानता है। एंड द सेकंड इज मैनिफेस्ट डेस्टिनी, देन द राइट्स ऑफ द यूनाइटेड स्टेट टू एक्सर्ट इट्स इन्फ्लुएंस ओवर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये इनग्रेन, जैसा मैंने कहा, इंडियन ड्रीम भी हम कहते हैं अमेरिका में जाके ही पूरा होगा। सो जो दो कंडीशंस हैं, दैट इज वन इज मैनिफेस्ट डेस्टिनी एंड सेकंड इज द इन्फ्लुएंस ओवर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। They are linked with the idea that America is supreme power. So it will be justifying American intervention, it will be justifying America as a superpower, it will be justifying America as one of the permanent members of the UN. Obviously there are no reforms in the UN and UN will also be there in the New York. It will also justify what WTO is, it will also justify what World Bank is, it will justify the working of IMF, it will justify almost everything on planet Earth। इंटरनेशनल गवर्नेंस सिस्टम भी वो जस्टिफाई करेगा। बट इसकी शुरुआत होती है 19th सेंचुरी में, जब स्पेनिश अमेरिकन वॉर होता है और हवाई का एनेक्सेशन हो जाता है। हवाई बिकम्स द 50th स्टेट ऑफ द यूएस। सो वही सिर्फ एज ऑफ अमेरिकन इंपीरियलिज्म नहीं थी। आज भी चाइना एंड इवन रशिया और मिडिल ईस्ट में यदि हम बात करें, इसराइल को जो सपोर्ट करने की बात है, साथ में द एक्सिस दैट दे आर थिंकिंग ऑफ, जिस एक्सिस में ईरान, नॉर्थ कोरिया and elements of obviously Russia, these all come up, they will be seen as the one who are against the US. So United States exerted political, social and economic control over Philippines, Cuba and even China up to certain time. And जैसा मैंने कहा 1898 annexation of Hawaii, it will be giving United States the power to possess and control ports, buildings, harbors and military equipment and even public property that belong to the Hawaiian government. And last monarch of Hawaii, Queen Liliuokalani, she was deposed in a coup, largely by American citizens. So this is one of the ways। आज यूएस क्या बोलता है, पीछे की हिस्ट्री को कैसे देखता है, उसके रिपरकशंस डिफरेंट टाइप से हो सकते हैं। Here is a graphic representation and you can also read in Wikipedia and you can even go for ChatGPT and check out। But लेकिन उसको एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से कैसे आंसर्स लिखने हैं, कैसे आप उसको समझ के कितना टाइम देंगे, वो हम अपने कोर्सेज में आपको सिखाते हैं। For that you can join our different courses, you can write back to us। Spanish American War एक स्मॉल मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट की तरह होता है और क्यूबा और पैसिफिक्स उसका हॉराइजन है, जोन है। एंड ये 4 month लॉन्ग कॉन्फ्लिक्ट है जिसमें 1898 बिटवीन स्पेन एंड यूएस ये जो लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स शो करेगा, बिकॉज क्यूबन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वाज इंट्रिकेटली लिंक विद इट एंड it was believed by the local people that Americans are actually helping us to gain independence। Philippine Revolution, that will also be happening and ultimately Philippine American War bhi hoga। What is there to note is that whether it is South Korea, whether it is Australia, whether it is Philippines, whether it is Japan and whether it is parts of Pacific zone, I would say, whether it is Singapore, whether it is Middle East, everywhere you will find US। So it is the strongest power among the world powers. Russia is weakening, it is weakening, but then it still remains a world power।
So the revolts against Spanish rule had been endemic for decades in Cuba. They will be watched by Americans. Slavery was abolished. और इस समय आप देखिए इंडिया में सिर्फ कांग्रेस बन रही है. इंडिया में हम शुरू कर रहे हैं राष्ट्रवाद की तरफ. फर्स्ट नेशनल मूवमेंट की सीड्स दे वर कमिंग आउट. सो ऐसा नहीं है कि अमेरिका वाज एबल टू गेट एवरीथिंग और एबल टू जस्टिफाई एवरीथिंग इन वन डे. इट हैज अ लॉन्ग हिस्ट्री, बट वी हैव अ सिविलाइजेशन. दैट इज व्हाट वी मस्ट रिमेंबर. वी हैड सच वैल्यूज जिनसे हम पूरे वर्ल्ड का भला हो सकता है. दैट इज व्हाट इंडियाज रोल इज. जब स्लेव्स, फार्मर्स, वर्किंग क्लास सब ज्वाइन कर लेंगे तो क्यूबा का रिवोल्यूशन होगा. दैट इज वाई हम बाद में चर्चा करेंगे कैसे क्यूबा में जो कम्युनिस्ट रूल है उसको अप्रूव करने के लिए भी यूएस ने क्या क्या कदम उठाए. Cuban fighters, they will be attacking their enemies, that is Spanish, and Americans are helping in a different way. So re-concentration camps will be there for you know those Cubans who are uprising against the Spanish rule. ये एक एग्जाम्पल है कैसे कैरेबियन में, कैसे पैसिफिक में ये वॉर होता. तो आपको समझना ये होगा कि कोई भी चीजों के तार इस बात से जुड़े हुए हैं कि लास्ट में उसको कंट्रोल कौन करने जा रहा है और किसके पास कितनी पावर है. USS Maine, it will be, in the name of protecting Cuba and American interest, US sent one of its best battleships to Cuba, so that to showcase that it has got power. But in 1898, जैसा कि बाद में पर्ल हार्बर की हम देखते हैं, वो it will be moved in Havana harbor in Cuba, and USS Maine suddenly exploded, and roughly 2/3 of its crew were killed. अब ये एक अपने आप में इवेंट ही नहीं होगा, ये नैरेटिव बनेगा. ये नैरेटिव बनेगा येलो जर्नलिज्म का. कैसे आप सेंसेशनलिज्म को आगे बढ़ाएंगे. आज की डेट में हम इसे फेक न्यूज की एक्सटेंशन तक ले आए हैं. कलर्ड इमेजेस होंगी, बोल्ड हेडलाइन होंगी, रिमेंबर द मेन, रिमेंबर द मेन. अटैक को भूला नहीं जाएगा, अमेरिकन सेलर्स को याद किया जाएगा, और इससे क्या होगा, आप लड़ाई की तैयारी करेंगे और आप जीतेंगे भी. उसके बाद एक ट्रीटी होगी 1898 में, ट्रीटी ऑफ पेरिस, जिससे अमेरिका का कंट्रोल हो जाएगा क्यूबा पर, एज वेल एज इनडेफिनेट कॉलोनियल अथॉरिटी ओवर प्यूर्टो रिको, गुआम एंड फिलीपींस. तो आज की डेट में जब लाखों, जिसे यूएस कहता है इलीगल माइग्रेंट्स आर कमिंग फ्रॉम दीज कंट्रीज, तो क्या ये वाकई सही है? How they had been linked with American oppression, American imperialism, American posing underdevelopment on them. क्या अमेरिका ने पूरे वर्ल्ड को अंडर डेवलप रखने में कोई कसर छोड़ी है? तो कुछ क्वेश्चन हम अपने आप में सोच सकते हैं. अकॉर्डिंगली फॉर द एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव यू कैन ट्राई टू राइट. सो 1898 की पेरिस ट्रीटी एंडेड द अमेरिकन स्पेनिश सिविल वॉर, एंड द राइट वर देयर विद द यूएस टू अनेक्स फिलीपींस फ्रॉम द स्पेन. आज भी फिलीपींस में मिलिट्री पोजीशंस यूएस के पास हैं. ताइवान को रोकने की बात भी यूएस ही करता है. स्पेन के पास स्पेनिश वेस्ट अफ्रीका, स्पेनिश कीनिया, स्पेनिश मोरक्को, कैनरी आइलैंड्स और कुछ और टेरिटरीज रह गई. ऐसे ही फिलीपींस अमेरिकन वॉर बाय 1899 एंड 1902, एंड इमिलियो अगुइनाल्डो, लीडर ऑफ फिलिपिनो फोर्सेस, बहुत फाइट की, लड़ाई लड़ी, लेकिन नतीजा वही हुआ कि क्रश कर दिया गया. अमेरिकन प्रिजनर्स ऑफ वॉर के साथ भी बहुत बुरा व्यवहार किया नेटिव्स ने. लेकिन नेटिव्स को जब आप चैलेंज करेंगे, जब आप उनकी जमीन पर, उनके विश्वास पर, उनके एक्सप्रेशंस पर, उनके कल्चर पर और उनकी पोजीशंस को आप क्रश कर देंगे, देन डेफिनेटली देयर वुड बी अ काइंड ऑफ अ रेजिस्टेंस. So Philippine-American War officially 1902 में एंड हुआ, एंड ऑब्वियसली फिलीपीन वाज नो मैच फॉर द यूएस. आप जरा उनका साइज देखिए, उनकी लोकेशन देखिए, उनकी 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 इंडस्ट्रियल स्ट्रेंथ देखिए, तो आपको पता लगेगा कि क्या वाकई यूएस डेमोक्रेसी का चैंपियन करता है कि इंपीरियलिस्टिक पावर रहा है, और इंडिया के साथ कैसा व्यवहार रहा है. ओपन डोर पॉलिसी, चाइना शुड बी केप्ट फ्री एंड ओपन टू ट्रेड अमंग ऑल वेस्टर्न पावर्स. सब लूटेंगे, मिलके लूटेंगे. So this open door policy promoted by the US in 1899 by the Secretary of State John Hay, the policy proposed China to be open for all on equal basis. Any power can control it, but there will be a kind of a division. It had no legal standing, and there were competing interests of the colonial powers. कौन सी डेमोक्रेसी की बात यूज कर रहा था? The interest and also the soul of China was crushed in one way. And this policy would also galvanize American intervention in China through Boxer Rebellion. So Boxer Rebellion, बहुत ही important event.
डिटेल्स आप चेक कीजिएगा, यू जस्ट गूगल एंड विकिपीडिया पे आप पढ़िए तो आपको पता लगेगा कैसे चाइनीज के भी घाव भरे नहीं थे और चाइनीज ने अपने मेरिट से, अपने रिजिलियंस से अपने आप को राइज किया और अब एक नई डायनेमिक्स बन रहे हैं। इंडिया के साथ क्या कॉन्टेक्स्ट है वो एक अलग बात है। सिमिलरली Banana Wars were a series of occupations, police actions, and interventions involving the US in Central America and the Caribbean. ट्रीटी ऑफ पेरिस जिसकी हमने बात की, यूएस कंडक्टेड मिलिट्री इंटरवेंशंस इन क्यूबा, पनामा, होंडुरास, निकारागुआ, मैक्सिको, हेती, डोमिनिशियन रिपब्लिक। और लास्ट में 1934 में हेती से आपने अपने ट्रूप्स को वापस बुला लिया अंडर फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। सो इकोनॉमिक इंपीरियलिज्म यहां से आप कह सकते हैं कि और तेजी से शिकंजा कसा गया। यूएस इंटरवीन करता गया, अमेरिकन इंटरेस्ट को प्रिजर्व करना है, किसी भी तरीके से मोनोपोली चाहिए, जो आज हम बात करते हैं अफ्रीका की। अफ्रीका में जो आज मर्केंटलिज्म, जो आज डेट की हम चाइना के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं, इसी का एक रूप आप पहले भी देख चुके हैं। स्मॉल मिलिट्री एक्शंस throughout Caribbean and Central America in which the United States sent military troops to protect their interest in banana, tobacco, sugar and other goods। अब वो नहीं है, बात आगे बढ़ गई तो आप भी पीछे रह गए। United Fruit Company is an example. Chiquita Fruit Company, significant financial stakes in the production of all the commodities like banana, tobacco, sugar, cane, and so much in Caribbean, Central America, and also North and South America. They are only advancing political interests, maintaining sphere of influence, and controlling the Panama Canal. जिसकी बात अभी भी हुई है, US pressurized, Donald Trump came to power, and he pressurized Panama Canal context that China must not be taking advantage. It must not be under influence of China, or one can say Panama Canal must not be run by Chinese. Same history repeats itself. Honduras and American fruit companies is another example. They will be also dominating key banana export sector. American troops will be repeatedly coming over. They will be involving, and so much would be there that O. Henry, the term that we are using, it was coined by O. Henry, American author, Banana Republic. हॉन्डुरास को डिस्क्राइब करने के लिए उन्होंने वर्ड दिया। टेडी रूजवेल्ट, उन्होंने ये बात कही, अमेरिका हैज राइट टू मॉनिटर। राइट टू मॉनिटर किसने दिया भाई? पॉसिबली इंटरवीन, क्यों? अनरेस्ट इन द वेस्टर्न हेमिस्फीयर। कैसे? आप वीडियोस को शुरू से देखिए और आपको प्रोसेस समझ में आएगा। पनामा कनाल, Isthmus of Panama that linked Atlantic and Pacific Oceans. So Panama was in turmoil. Panamanians tried to, they were trying to get independence. They were tired of the Colombian rule. इसलिए revolution start किया। इसमें प्रेसिडेंट रूजवेल्ट जो है घुस जाएंगे, अपनी नेवी भेज देंगे और कोलंबिया को जहाज भेजने से रोक देंगे। पनामा को इंडिपेंडेंस मिलेगी, इसके बदले में पनामा यूएस को वो टेरिटरी दे देगा कनाल के लिए। स्पेन भी यहां से दूर हो जाएंगे। यूनाइटेड स्टेट्स जो है अपनी लेबर फोर्स भेजेंगे फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द कैनाल। 1904 में बनेगी। अमेरिकन रिलाइड हैवीली ऑन इमिग्रेशन फॉर दिस मच ऑफ लेबर। येलो फीवर एंड मलेरिया, ये इसके अलावा, ये तो है ही है, इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इनह्यूमन कंडीशंस को क्रिएट करेंगी। सो एक किसी स्पेसिफिक कारण से चीजें नहीं हुई। वी हैव टू अंडरस्टैंड 1914 द पनामा कनाल वाज फाइनली ओपन। The two oceans were connected, shortening the travel and shipment of goods forever. ये एक रिमार्केबल अचीवमेंट था। लेकिन इससे फिर जो लैटिन अमेरिकन अफेयर्स हैं उसमें अमेरिकन के इंटरवेंशन की कहानी भी शुरू हो गई, जो अभी तक चल रही है। That's how we have to see that. So when we decide and when we see क्या factors हैं, obviously when you close your eyes and you will think, you can just tick in your mind when I'm saying so. Economic reasons हैं, अमेरिका एक इंडस्ट्रियल पावर बना, इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस, इकोनॉमिक राइवलरी। तो कॉलोनीज आपको क्या प्रोवाइड करेगी? रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करेगी फैक्ट्रीज के लिए और गारंटीड मार्केट होगा गुड्स के लिए। तो क्या अमेरिका एक कॉलोनियल और इंपीरियलिस्टिक पावर था कि नहीं था? डिजायर है अमेरिका को कि मुझे ग्रेट पावर बनना है, तो क्या इसने उसके जो एम्बिशन है उसको बढ़ाने में मदद की कि नहीं की? बिलीफ इन द मोरल एंड कल्चरल सुपीरियरिटी ऑफ अमेरिकन वे ऑफ लाइफ, क्रिश्चियन वे ऑफ लाइफ, उसका फूड, उसका गाना, उसका कल्चर, उसका सिस्टम, उसका आइडिया ऑफ फ्रीडम पूरे वर्ल्ड को इंपैक्ट करेगा। पॉलिटिकल एंड मिलिट्री राइवलरी इंक्लूडिंग डेवलपमेंट ऑफ पावरफुल नेवी, ये तो है ही है। और कन्विक्शन कि इंडिविजुअल्स ऑफ एंग्लो सैक्सन हेरिटेज आर सुपीरियर इन टर्म्स ऑफ रेशियन ट्रेडिशन। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब हिटलर ऐसा करते हैं तो
उसके भी कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं. सो एक्सप्लोरेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ, इंक्रीजिंग पॉलिटिकल क्लाउड, दीज आर द कीवर्ड्स. Dissemination of ideologies and the propagation of religious doctrines and practices are the 5 fundamental drivers of American imperialism. अब अगर मैं शुरू से पूरे वीडियो जो हमने अब तक कवर किए उसके अगर हम देखें, इफ आई कुड सेव द यूनियन विदाउट फ्रीइंग एनी स्लेव आई वुड डू इट, इफ आई कुड सेव इट बाय फ्रीइंग ऑल द स्लेव्स आई वुड डू इट, एंड इफ आई कुड सेव बाय फ्रीइंग सम ऑफ द स्लेव्स एंड लीविंग अदर्स अलोन आई वुड आल्सो डू दैट. ऐसा अब्राहम लिंकन ने बोला. व्हेन यू चेक द प्रीवियस लेक्चर्स यू विल फाइंड कि हमने इसकी चर्चा की है. यू मस्ट राइट आंसर्स एंड यू कैन शेयर विद मी ऑन द व्हाट्सएप. 600,000 men had died. ये भी यूनियन से रिलेटेड क्वेश्चन है. ये क्वेश्चन भी अगर आप वीडियो को ध्यान से सुनते हैं तो आप 150 वर्ड्स का एक बहुत ही अच्छा और एक बहुत ही क्रिटिकल नोट बना सकते हैं. So that's what we can say with respect to the questions, and we are finishing understanding of the American Revolution in different parts and also the future with respect to American imperialism in these videos. Wishing you all the best for success. Thank you very much.